Hello, this is Ankita and आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। मैं रिवाइज़ कर रही थी सो आई थॉट कि चलो आप लोग को भी रिवाइज़ करवा दूँ। टीचर्स अनाउंस हो रखा है, थोड़ा सा आपको भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश दैट इंडिया इज़ नोन एज भारत। वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इट स्पेसिफाइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंक्लूड होती है द टेरिटरी ऑफ वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है, ठीक है, और अदर एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़। सिंपल हो गया आर्टिकल फर्स्ट। अब आज यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में कितनी लिस्टेड है? 8। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव जो कि एक हो गए अभी, लक्षद्वीप, दिल्ली तो है ही, पुडुचेरी, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली डिफाइन करता है बाउंड्रीज को, रीजन को दैट मेक्स अप द कंट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एनी एडिशनल एरिया एक्वायर्ड बाय द नेशन। अब ये माइनर डिटेल्स हैं, जिसको भी अगर समझनी है तो इन्हें पोज करके एक बार पढ़ लें, ठीक है। ये एडिशनल नोट्स हैं। नाउ कम टू द आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। अपने बेयर एक्ट्स को साथ में खोल लो अगर आप खोल सकते हो तो, ठीक है। ये बेयर एक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है बस, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है क्या? नया स्टेट एडमिट करने की, ठीक है, और यूनियन के अंदर एक नया स्टेट जोड़ने की, इस्टेब्लिश करने की, या तो अंदर से इस्टेब्लिश कर देना, निकाल के नया स्टेट बना देना। एंड इट कैन डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इंक्लूजन, ठीक है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम। 4 चीज़ें आती है। नए स्टेट की फॉर्मेशन, ऑल्ट्रेशन एरिया की, बाउंड्रीज़ की, और नया नाम देना किसी स्टेट को। पार्लियामेंट के पास पावर है ये बनाने की। फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी, कोई भी 2 स्टेट्स की टेरिटरी को डिवाइड करके एक नया स्टेट क्रिएट कर देना, है ना। जैसे भी तेलंगाना हुआ, एग्जिस्टिंग स्टेट डिवाइड हुआ ना, ठीक है, ऐसे ही। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे 2 और मोर स्टेट्स कह रहा है ना, और यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, 2 डिफरेंट स्टेट्स के पार्ट को, जैसे कोई स्टेट ज़्यादा बड़ा लग रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसे डील करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके कुछ पोर्शन को निकाल करके या एक से ज़्यादा स्टेट के पोर्शंस को निकाल करके एक डिफरेंट स्टेट बना देना, ठीक है। और कंबाइनिंग एनी टेरिटरी विद अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी को कंबाइन कर देना, किसी स्टेट से जोड़ देना, ठीक है। बी कह रहा है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट के बारे में, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर देना। डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट एंड ऑल्टरिंग द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल रिलेटिंग टू द स्टेट, जो कि आर्टिकल 3 में ही एक्सप्लेन किया गया है। अ बिल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट और ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग वन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इफ़ रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये केवल पार्लियामेंट में ही रिकमेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इफ़ द प्रपोजल अफेक्ट्स द बाउंड्रीज, एरियाज और द नेम ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट रेफर द बिल, किसको रेफर करेगा? टू द कंसर्न स्टेट्स लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को कंसर्न करेगा, अलाउिंग देम टू एक्सप्रेस देयर व्यू विद इन द स्पेशल पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उस पर अपना ओपिनियन रखें। अब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 क्या कहते हैं? डायरेक्ट में दी हुई ना एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे
डेफिनेशन बताई गई है स्टेट की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज प्रोविजन स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज। इस प्रोविजन के कंटेक्स्ट में जहाँ पे भी वर्ड स्टेट यूज़ किया गया है वो स्टेट टर्म यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है, जबकि प्रोवाइजो में जो स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है वो यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है। पार्लियामेंट पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड्स यूनाइटिंग अ पावर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद अनदर। ठीक है, समझ आ गया। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? लॉ अमेंडिंग शेड्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 रिलेटिंग टू द फॉर्मिंग ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट को बनाने को लेकर के जो भी क्या है, नए रूल्स आएंगे, ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग वंस कैन इंक्लूड प्रोविजंस अमेंडिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल पे भी डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जा कर के इसके लिए आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट डालने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेट को, स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करने के लिए, एडिशन, डिमिनिश या उसे बढ़ाने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ ना नीचे, दीज लॉ में कंटेन सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड consequential provisions as deemed necessary by the parliament without being considered amendment under article 368। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 5 पे आ जाओ। दूसरा पार्ट शुरू हो गया। कल आपने पार्ट्स की वीडियोस देखी, सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है, उससे सारे पार्ट याद करो पहले, फिर आपको पता चलता रहेगा। अभी दूसरा पार्ट शुरू हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 35। ये मैंने एज़ पर द PDF, जो PDF मैंने डाउनलोड कर रखी है उसकी, जिसकी सिंप्लीफिकेशन हमने की है, उसका पेज नंबर 35 है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो PDF ऑनलाइन अवेलेबल है ना, उसके पेजेस के अनुसार ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो अभी सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट समझ आ गया होगा, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। सेकेंड जो पार्ट है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। यहाँ लिखा हुआ है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट। एवरी पर्सन विद डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके पास डोमिसाइल है, बोर्न इन इंडिया, और विद पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, ठीक है, और हैविंग 5 years of continuous residence in India, become a citizen at constitution's commencement। क्या बन जाएगा वो? इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। 4 चीज़ें, डोमिसाइल हो, इंडिया में बोर्न हुआ हो, उसके पेरेंट्स बोर्न हुए हो, या कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, सिंपल है। अब राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? Despite Article 5, a person migrating from the territory now a part of Pakistan। बहुत सिंपल इंग्लिश है, सबको ही समझ आएगी, इसको नहीं हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। A person migrating from the territory now a part of Pakistan can be a citizen। वो व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से आया है वो तभी सिटीजन बन सकता है अगर their parents or their grandparents were born in pre-partition India। कहाँ पे बोर्न हुए थे? जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, वो इंडिया में ही बोर्न हुए थे। क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप इंक्लूड्स कंटिन्यूस रेजिडेंस सिंस माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद ऐसे नहीं कि आप फिर पाकिस्तान में ही रहने लग जाओ, उसके बाद आप कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बाय डोमिनियन ऑफ इंडियन ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन ऑफिसर की डोमिनियन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट विद अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 months प्रायर रेजिडेंस। ओके, राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स, आर्टिकल 7 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में चले गए। क्या इंडिविजुअल माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर March 1st, 1947
यहाँ मार्च 1947 की बात हो रही है, 1 मार्च 1947 की बात हो रही है, ठीक है। आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें ये सारा पता होता है कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। वो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर प्रोविजंस, जो कि 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान में चले गए इंडिया छोड़ के, ठीक है। अभी एग्जम्पशंस ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न टू इंडिया विद अ रीसेटलमेंट परमिट आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 7, ठीक है। पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस इंडिया आ गए विद अ रीसेटलमेंट परमिट आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 7, तो ये आर्टिकल उनको कवर नहीं करता है। फॉर आर्टिकल 6, दोज रिटर्निंग इन दिस मैनर आर कंसिडर्ड टू हैव माइग्रेटेड आफ्टर जुलाई 1948। यहाँ पे कोई रीसेटलमेंट परमिट रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिटर्निंग इन दिस मैनर ये आर्टिकल 6 के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर पर्सन ऑफ इंडियाज ओरिजिन आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के बाहर कोई रह रहा है, आर्टिकल 8 उनकी बात करता है। रिगार्डलेस ऑफ आर्टिकल 5, इंडिविजुअल विच इंडियन ancestry residing outside India can be citizen if registered by an Indian diplomatic or consular representative in that country. Registration can occur before or after the constitution's commencement, following the procedure set up by the government of India, ठीक है। Restrictions on voluntary acquiring foreign citizenship. आर्टिकल 9 किसकी बात करता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन वॉलंटरीली एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप्स। नो वन कैन क्लेम इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5, 6 और 8 इफ दे आर विलिंगली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। सिंपल। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट। किसका कंटिन्यू रहेगा सिटीजनशिप राइट। अब ऐसा तो नहीं कि आप रहे विदेश में रहे हो और इंडिया के सारे सिटीजनशिप वाले राइट्स आपको एंजॉय करने, नहीं ना। यहाँ कह रहे हैं एनीवन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन अंडर द प्रिसाइडिंग आर्टिकल विल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन अनलेस पार्लियामेंट पासेस अ लॉ स्टेटिंग अदरवाइज। ओके। आर्टिकल 11 बात कर रहा है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर सिटीजनशिप्स। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज कंसर्निंग द एक्विजिशन, टर्मिनेशन और अदर सिटीजनशिप मैटर्स not limited by the presiding of provisions. Okay, हो गया सेकंड क्लियर हो गया। आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक क्लियर हुआ। सिटीजनशिप की बात हो रही थी, किन के पास सिटीजनशिप रहेगी, किन के पास नहीं रहेगी, पाकिस्तान की माइग्रेंट्स का क्या पार्ट है क्या नहीं है, ये उसमें बात हो रही थी। पार्ट 3 में अब फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से स्टेट को डिफाइन किया गया है। द स्टेट इंक्लूड्स, यहाँ पे जो द टर्म स्टेट है वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट टर्म है वो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। आर्टिकल 13 क्या बता रहा है, इनकन्सिस्टेंसी ऑफ लॉज। चलो पढ़ते हैं इसे। एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। वो लॉज जो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के बिकम वॉइड टू एक्सटेंड ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी। सॉरी, बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो भी कोई भी राइट क्या कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो जो रूल होता है वो वॉइड कहलाता है, ठीक है। यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल 13 में।
द स्टेट कैन नॉट मेक लॉज दैट टेक्स अवे और लिमिट फंडामेंटल राइट्स और एनी सच लॉ वुड बी void. क्या होगा वो void होगा. Law includes ordinance, order, regulation, customs or any other rules with the force of law. ठीक है. Law enforce क्या होगा? Includes law made by competent authorities before the constitution's commencement. Law enforce. ठीक है. यहाँ पे exceptions क्या है? Exceptions for constitutional amendment under Article 13 Clause 4. Article 13 does not apply to amendments made under Article 368. अब ये किस पे अप्लाई नहीं होता? Article 368 पे Article 13 अप्लाई नहीं होता है, which deals with the constitutional amendments. Right of equality. अब 14-15 किसकी बात करते हैं? Right of equality. Equality before law. The state cannot deny any person's equality before the law और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन इंडिया. सिर्फ इंडिया की बात हो रही है. इंडिया के अंदर अंदर स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी इक्वालिटी की, किसी भी पर्सन की इक्वालिटी की और उसके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 बात करता है. आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की. ठीक है. तो जब भी कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो किसी भी तरह से, आर्टिकल 15 ज़रूर याद आना चाहिए. इसमें मूवी बनी हुई है ना एक, उसे देखने से आर्टिकल्स बिल्कुल अच्छे से याद हो जाते हैं. ठीक है. चलो इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी अदर फैक्टर. डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. नो सिटीजन कैन फेस डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restriction or condition solely based on these grounds. ठीक है. In simple term, these constitutional provision ensure equality before law. सब बराबर हैं लॉ के लिए. Prohibits discrimination. Discrimination को prohibit करता है based on various factors and establishes the law inconsistent with fundamental rights are void. तो बेसिकली पूरा कंक्लूजन आ गया ऊपर तक का. अभी आर्टिकल 15 क्लोज 2 पढ़ लेते हैं. 15 क्लोज 2 क्या कहता है? नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन असेसिंग शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस और इन यूजिंग वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स और पब्लिक रिस्टोर फंडेड बाय द स्टेट्स. ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. हालांकि अभी ऐसा होता भी नहीं है, बट अगर हम लोकली देखते हैं ना तो वहाँ कभी कभी देखने को मिलता है. आपने देखा है कभी कभी रिक्शा वालों का झगड़ा हो रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि ये हमारा एरिया, इस एरिया में आप नहीं गाड़ी चला सकते. ठीक है. आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि मेरे इस एरिया में आप कैसे आए हो या उस एरिया में आप कैसे इस एरिया में नहीं चलाओगे. तो जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो एक न्यू वर्कर को धमका रहा होता है कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम नंबर वाइज अपना रिक्शा लगाते हैं, बेसिकली जैसे मेट्रो स्टेशंस के आगे. ठीक है. तो ये क्या होता है? एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है. क्यों? क्योंकि उसको भी तो वहाँ काम करने का अधिकार है, लीगली उसको राइट है अपना रिक्शा चलाने का वहाँ पे. ठीक है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल टू मेक यू लर्न दैट. ये आर्टिकल आपको याद हो जाए. आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की. इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस की यहाँ बात हो रही थी. सभी प्लेसेस को, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. आर्टिकल 15 क्लोज 3 स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करते हैं. जैसे बसेस में वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होती हैं. ठीक है. बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं या उन्हें स्पेशल छूट दी जाती है. जैसा कि आपने देखा है 18 के अंडर जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर भेजा जाता है. तो कुछ स्पेशल प्रोविजन सबके लिए बनाए जाते हैं. तो ये आर्टिकल 15 क्लोज 3 के अंदर रूल दिया गया है. ठीक है. द स्टेट इज़ अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन इंश्योरिंग देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है.
तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर मेन एंड वेमेन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं, आर्टिकल 15 क्लोज 3 जो है वो आपको अधिकार दे रहा है सरकार को कि वो प्रोविजंस ऐसे बना सकती है विमेंस के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, अभी आर्टिकल 15 क्लोज 4 एंड 5 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं किसको? बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड कास्ट को एंड ट्राइब्स को। SC STs सुना होगा आपने। ठीक है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड educationally backward classes as well as scheduled castes and scheduled tribes. Special state permit दे दी, state is permitted. Simple. This includes special provisions relating to their admission to the educational institutes, both aided और unaided by the states. चाहे वो सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्कूल ना हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको स्पेशल कोटा दिया जा सकता है। ये किसके अंडर होता है? आर्टिकल 15 क्लोज 4। इसे डिस्क्रिमिनेशन से याद रखो। जैसे कहते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, लेकिन ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के एक्सेप्शन हैं ताकि उन बैकवर्ड क्लासेस को मोटिवेट किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल 15 क्लोज 6 थोड़ा रिवाइज करो। इसमें क्या कहते हैं? EWS सर्टिफिकेट के बारे में आपने सुना होगा, आजकल चल रहा है। ठीक है, यहाँ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं EWS के लिए। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब इसमें सारे आ जाते हैं जिनकी भी इकोनॉमी वीक है थोड़ी। ठीक है, जिनकी इनकम कितने कुछ परसेंट कुछ है ना, फिक्स्ड शायद 3 लाख के आसपास है, उससे कम है, तो वो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, 10% का राउंड ऑफ। दिस इंक्लूड्स स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स subject to a maximum of 10% of the total seats in addition to the existing reservations. Okay, these provisions aim to ensure equal access of public places, prevent discrimination, and allow the state to make special provisions for the advancement of specific group in society. Okay, अब यहाँ पे नीचे 16 के अंदर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। द टर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इज डिफाइंड based on family income and other economic disadvantages indicator as notified by the state. Equality of opportunity in public employment. 16 क्लोज 1 किसकी बात कर रहा है अभी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। मैंने कहा था ना अभी वो रिक्शा वाले जो एग्जांपल था वो यहाँ फिक्स होता है। ठीक है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। एवरी सिटीजन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू द स्टेट टू द गवर्नमेंट ऑफिस। सबके पास बराबर अधिकार है। ठीक है, नो सिटीजन कैन बी डीम्ड इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट or office based on religion, race, caste, gender, descent, place of birth और residence। ठीक है, इन सब की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन के लिए खुद ही कुछ लॉज बनाए हुए हैं, उनके अंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्योंकि वो सब बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें थोड़ा प्रमोट करने के लिए। बाकी इन सब चीज़ों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं 16 क्लोज 3 पे। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ स्पेसिफाइंग रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। यहाँ सिंपल हम आपको बताएं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स होते हैं जैसे वो स्पेसिफिकली अपने स्टेट के लिए क्या निकालते हैं, जॉब्स निकालते हैं, कोई बाहर का उनको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे उड़ीसा में उड़ीसा वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उड़िया लैंग्वेज
हम लोग को हमें नहीं आएगी, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट हो सकती है गवर्नमेंट जॉब्स के दौरान, पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पे अब बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए रिजर्वेशन हो सकती है। द स्टेट कैन रिजर्व अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन not adequately represented in the government services. Reservation and promotion of scheduled SC/STs. Article 16, Clause 4A. The state can provide reservation and promotion with consequential seniority for scheduled caste and scheduled tribes if they are not adequately represented in government services. Treatment of unfilled reserved vacancies. जो कि वैकेंसीज फिल नहीं की गई, जैसे किसी स्टेट ने कोई वैकेंसीज निकाली है, ठीक है, कुछ रिजर्व्ड लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन वो रिजर्वेशन वाले लोग आए नहीं, वो फुलफिल हुई नहीं, तो उसे उस कोटा को ना रिजर्व करके रखते हैं कि अगली बार जो आएंगे ना पहले इन वैकेंसीज को फुल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज इन अ ईयर कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द सक्सीडिंग ईयर, उसे अगली साल भरपाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सर BR अम्बेडकर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये जो है ना बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, हर ऐसा विधान बना करके गए ताकि इन बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाया जा सके, और आज कहीं ना कहीं वो इक्वल में आए भी हैं, ठीक है। अभी कोई जैसे पहले कितना डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशमेंट एंड एवरीथिंग वाज देयर, अभी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लॉज भी ऐसे बन गए हैं, SC/ST लॉ एंड देयर आर सो मेनी लॉज जो कि उन्हें प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी थी समाज में होते हुए। चलो आगे देखते हैं। The note counted towards the annually 50% reservation ceiling. These provisions can aim to ensure equal opportunities in the public employment, prevent discrimination, and allow for reservation to address under representation of certain groups. ठीक है। The definition of EWS is based on the family income. किस पे बेस करती है? family income पे, economic indicators पे, as determined by the state. अब आर्टिकल 16 क्लोज 5 पे आ जाओ। सारी डिस्क्रिमिनेशंस की यहाँ बात की गई है, हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आ गए अभी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल, मतलब संप्रदाय इंस्टीट्यूशंस। डिनोमिनेशनल का मतलब क्या होता है? संप्रदाय। दिस आर्टिकल डज नॉट अफेक्ट एनी लॉ स्टेटिंग दैट individuals in positions related to religious or denominational institutions must possess a particular religion or belong to a specific denomination. सबको अधिकार है जो भी धर्म मानना है, किसी भी संस्था से जुड़ना है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस दिस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्लोज 6 3 पर आ गया ना ये EWS, रिजर्वेशन ऑफ EWS। द स्टेट इज अलाउडेड टू रिजर्व अपॉइंटमेंट और पोस्ट फॉर EWS इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज ऑफ 10% ऑफ द पोस्ट इन ईच कैटेगरी। 10% पोस्ट हर कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई, हर कैटेगरी में रिजर्व की गई है EWS वालों के लिए। आर्टिकल 16 के अंदर बहुत बार आ गया EWS, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे ज़रूर याद कर लेना, ओके। देखो यहाँ पे आया है आर्टिकल 16 क्लोज 5 में, उसके पहले कहाँ आया था? देखो यहाँ पे भी आ रखा है एक्सप्लेनेशन में, आर्टिकल 16 की एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी
यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ EWS दी गई है, ठीक है। उसके ऊपर आप आ जाओ, आर्टिकल 15 क्लोज 6 में भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं EWS के, ठीक है। अभी आर्टिकल 15 शुरू ही हुआ था यहाँ पे। चलो आ गया 3 जगह पे। इसे पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार दोबारा पढ़ लेना, पोज करके पढ़ लेना, स्टॉप करके पढ़ लेना। नोट्स चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 17 पे पढ़े अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले दिस वाज द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत भारी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए अम्बेडकर जी ने इतना ध्यान दिया इस पर, और इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए ऐसे हार्ड और रूल्स इसमें बनाए गए, जो कि आज हम समाज में देखते हैं कि कॉन्सेप्ट शायद अगर कोई लोकल है तो गांव में थोड़ा देखने मिलता है, बाकी तो ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। लोकल एरियाज़ में, गांव में आज भी देखने मिलेगा आपको ये, ठीक है। चलो पढ़े, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। आर्टिकल 17, 16, 15 रिवाइज करना एक बार। 15 क्या कह रहा था, देखो आर्टिकल 12 में स्टेट वगैरह डिफाइंड है। 13 में इनकन्सिस्टेंटी ऑफ लॉ, जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे वो नहीं आप बना सकते। 14 क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, सिंपल। 15 क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और 16 हमने बार बार पढ़ा, तो क्या बात कर रहा था यहाँ पे, रिजर्वेशन की बात हो रही थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की बात हो रही थी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी। और अब आ जाओ 17 पे। 17 बात करें, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड एनी प्रैक्टिस रिलेटेड टू इट इज़ फॉरबिडन। Enforcing any disability arising from untouchability is an offence punishable by law। एक offence है। आर्टिकल 18 abolition of titles की बात करता है। कैसे टाइटल्स abolish होंगे, no titles except military or academic distinctions can be conferred by the state। इसके अलावा मतलब आप अपनी ये लगा सकते हो दैट अंकिता चौहान LLM LLB, ये लगा सकते, द किंग द क्वीन अंकिता चौहान, द एम्प्रर अंकिता चौहान, ये सारी चीज़ें अभी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। अबॉलिश हो चुकी है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल नहीं ले सकते, वहाँ पे कोई टाइटल आपको दे दे नहीं ले सकते, ठीक है। नॉन सिटीजन्स होल्डिंग ऑफिस अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम द फॉरेन स्टेट्स। कोई सिटीजन नहीं है इंडिया का भी, ठीक है, और वो कहे कि उसको टाइटल्स मिल जाए, नहीं ले सकते, ठीक है। अभी आर्टिकल 19 पे आ जाओ। फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। राइट ऑफ फ्रीडम क्या होगा, फ्रीडम हैव द राइट, सिटीजन्स हैव द राइट, किस चीज़ का राइट है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्चुअली ये सभी को याद रहता है, राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। ये आर्टिकल जो होता है ना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, कहीं पे भी कुछ भी होता है यार, आई हैव द राइट टू स्पीच, आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स, आई विल एक्सप्रेस, कोई भी झगड़ा होगा आई विल एक्सप्रेस बिकॉज इट इज़ माई फंडामेंटल राइट। अब याद करो ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19 के, ये आपको अधिकार देता है कि आप झगड़ा कर सकते हो, सॉरी झगड़ा नहीं कर सकते हो, मतलब अपने स्पीच, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंडर है, याद करो, रिपीट करो उसको, आर्टिकल 19। कोई को भी जब बताते हो कि यार आई हैव राइट टू स्पीच, तो उसको ये बताया करो अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके 19B क्या कहता है, 19 का ए कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक पीसफुल असेंबली हम बना सकते हैं विदाउट आर्म्स। जैसे आपने देखा होगा कोई भी मार्च निकलती है, कैंडल मार्च वगैरह होती हैं, तो वो किस में काउंट होती है, पीसफुल असेंबली में काउंट होती हैं, जहाँ पे लोगों के हाथों में आर्म्स नहीं होते। तो ये आर्टिकल 19 क्लोज बी कहता है। 19C क्या कहता है, टू फॉर्म एसोसिएशन
और यूनियन, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, कोई यूनियन बना सकता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और आर्टिकल 19D ये ट्रेवलर्स के लिए है, ठीक है। हमें पूरा अधिकार है टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी। हम पूरी इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि आप दिल्ली के हो, आप तमिलनाडु केरला नहीं घूम सकते, आप जम्मू कश्मीर नहीं घूम सकते, नहीं, हमें राइट है। आप उसको जाके बताओ अंडर आर्टिकल 19D आई हैव द राइट टू रोम एवरीवेयर इन इंडिया, ओके। मुझे घूमने का अधिकार है। पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि पापा मुझे घूमने जाना है, बिकॉज मुझे घूमने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 19D। ओके, ये सब बस आपको याद कराने के लिए, सीरियसली मत बोल देना, बहुत पिटाई पड़ती है। बोलेंगे कि मुझे लॉ सिखा रहे हैं, ठीक है। These provisions ensure freedom of speech, protect against discrimination, abolition, untouchability, regulate the enforcement of titles, and guarantee various freedoms, including the rights to form association and move freely within the territory of India or our country. तो हो गया, आपको 19 तक क्लियर हो गया। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए अब इसको पोज करते हैं। बाकी आपको अगर ये नोट्स चाहिए प्लीज़ इंस्टा पे मैसेज कर देना, हम भेज देंगे आपको, ठीक है। और वरना तो आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लेना, ये भी बढ़िया तरीका है पढ़ने का, ठीक है। ओके, अगर दोबारा देखनी है, काम की लग रही है थोड़ी बहुत भी, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। नहीं लग रही है तो डोंट सब्सक्राइब, फालतू में नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है। और DJS आ रहा है, फोकस होके पढ़ लो, इसको रिवाइज करते रहो, रिपीट करके लूप पे सुनते भी रहोगे ना तो भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।